शाम के 7:30 बजे शहर की सबसे पुरानी फल मंडी के पीछे वाली तंग गली में छोटे छोटे बल्ब टिमटिमा रहे थे, जैसे थकी हुई आंखें नींद से पहले आखिरी बार खुलना चाहती हों। उसी रोशनी के नीचे 14 बरस का एक लड़का आरुष टेढ़े मेढ़े हारमोनियम पर उंगलियां दौड़ाकर धीमे सुर साध रहा था, और हर सुर के साथ उसके कंधों का बोझ जैसे पल भर को हल्का हो जाता था। वह सड़क के बच्चों के लिए शाम को गाने बजाता, बदले में कोई सिक्का, कोई ब्रेड का पैकेट, या कभी कभी बस मुस्कान मिल जाती। आज उसकी हथेली में सिक्के कम थे और आंखों में प्रश्न ज्यादा। क्या किसी दिन ये गली मुझसे छोटी पड़ जाएगी? उसी वक्त ड्यूटी से लौटती डीसीपी नैना अवस्थी की कार मंडी के मोड़ पर रुक गई। लंबा दिन, कड़े फैसले और सीने पर दबा हुआ एक अपराध बोध। 3 साल पुराना केस जिसमें एक नाबालिग को सुरक्षित घर तक नहीं पहुंचा पाई थी। कार की खिड़की से सुर टकराए तो नयना ने सिर उठाकर उस धुंधली रोशनी में बैठा लड़का देखा। सुरों की दरार में उम्मीद सी चमक रही थी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, 2 रुक के आगे रोको और एक चाय भी ले लो। नाम? उन्होंने पास बैठते ही पूछा। आरुष, लड़के ने शर्मीली हंसी के साथ कहा। और ये हारमोनियम दादाजी का है, नक्शे पर नहीं, घर के कोने में रहता था। घर? नैना ने जैसे शब्द को छुआ, हवा का। वह हंस दिया। रात को जहां छज्जा सूखा हो वही घर हो जाता है। नैना ने बैग से एक छोटा सा नोटबुक निकाला, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, किसी एक बच्चे की कहानी बदल सको तो शहर बदलते देर नहीं लगेगी। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के पूछा, स्कूल जाओगे? बिना जूतों के? उसने अपनी टूटी चप्पल दिखा दी। टीचर हंसेंगे। तो पहले जूते, नैना ने कहा, फिर किताबें, फिर बाकी सब। वह उठ खड़ी हुई, पर जाने से पहले हारमोनियम के ऊपर रखी पुरानी फोटो पर नजर टिक गई। महिला की धुंधली मुस्कान जैसे फटे कागज पर किसी ने धूप रुकवा दी हो। अगली शाम नैना समय से पहले पहुंची। जूते, एक सर्द स्वेटर और एक पहचान पत्र के फॉर्म के साथ। आरुष ने जूते पहनते हुए कहा, क्या जूते पहनते ही रास्ता छोटा लगता है? नैना ने मुस्कुराकर कहा, रास्ता नहीं, डर छोटा लगता है। उसी रात गली के दूसरे छोर से 4 लड़के आए, स्थानीय गुंडे, जो बच्चों से जबरन कचरा उठवाते, सिक्के छीनते। उनका सरगना शंभू, जिसने हारमोनियम पर लात मारते हुए कहा, बहुत उड़च रहा है तू, चल कल से हमारे साथ, वरना सुर तोड़ दूंगा और ये नई नई सहेलियां भी नहीं दिखेंगी। नयना ने एक लंबी सांस लेते हुए अपना कार्ड पकड़ा दिया। कल सुबह 11 बजे थाने आओ, नाम लिखवाओ। इसके बाद किसी बच्चे के पास दिखे तो केस दर्ज होगा। उनकी आंखों में वह सख्ती थी जो बरसों से यूनिफॉर्म में ठहरी रहती है, पर आवाज में नरमी थी, जैसे दहलीज पर खड़ी मां आखिरी बार सच बोल रही हो। शंभू हंसा, कांच की दीवार तोड़ना आता है हमें मैडम। वो सब चले गए, पर जाते जाते हारमोनियम की एक काली की दबाकर स्वर को ऐंठ गए। 2 दिन तक आरुष नहीं आया। तीसरे दिन वह बिना हारमोनियम, बिना जूते, सिर्फ एक फटी फोटो लेकर पहुंचा। उन्होंने सब ले लिया। उसने रोते हुए कहा, कहां? जो गाता है वही रोता है पहले। नयना ने उसे पुलिस सहायता केंद्र ले जाकर एफआईआर लिखवाई, और उसी वक्त एक अस्थायी आश्रय निवास में उसके लिए बिस्तर, ताला चाबी वाला छोटा लॉकर और क्लास 7 के लिए स्कूल एडमिशन फॉर्म भरवाया। काउंसलर ने पूछा, लक्ष्य? आरुष ने बहुत धीरे से कहा, एक कमरा, अपना, और एक ऐसा ताला जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास हो। हफ्तों तक एक नया रूटीन बना। सुबह स्कूल, दोपहर ट्यूशन, शाम को आर्ट रूम में संगीत। नैना कभी कभी निरीक्षण के बहाने आकर उससे एक गीत सुन लेती, और कभी चुपचाप नोटबुक में उसके लिए 2 पंक्तियां लिख जाती। जो घर छत से शुरू होता है वो एक दिन दरवाजा भी मांगता है। धीरे धीरे शहर की हवा बदलने लगी। आश्रय गृह के बाहर एक पुरानी लाइब्रेरी का कमरा खाली पड़ा था। दीवारों पर सीलन, छत से टपकते निशान। नयना ने उसे बच्चों के लिए मिनी म्यूजिक स्टूडियो बना दिया। दान से आया एक कीबोर्ड, 3 कॉन्गा, 5 रिकॉर्डर और दीवार पर लिखी एक पंक्ति, सुर, आदर और सुरक्षा तीनों साथ रहेंगे। वहां आरुष छोटे बच्चों को सिखाता, फूंक से निकलना, उंगलियों से फिसलना और खोए हुए दिनों को धुन से पकड़ना। पर शहर की गलियां जल्दी भूलती नहीं। शंभू ने देखा कि उसके कहने पर भी कई बच्चे अब कचरा नहीं उठाते,
स्कूल और स्टूडियो में नाम लिखवा चुके हैं। उसने रात में स्टूडियो की खिड़की तोड़वाई और कीबोर्ड पर चाक से लिखवा दिया। सुरों में पेट नहीं भरता। सुबह जब बच्चे रोते मिले, आरुष पहली बार गुस्से में कांप उठा। वह भागकर थाने नहीं गया, सीधे शंभू के अड्डे पर पहुंचा, जहां जंग लगे टीन के नीचे ताश बिछी थी। तुम्हें जो चाहिए ले लो, उसने कहा, पर यह जगह नहीं तोड़ना। ये मेरी नहीं, इनका घर है। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। शंभू ने दीवार पर घूंसा मारा और धमकाया, 2 दिन में जुड्ड तुड्ड रुक गई तो ठीक, नहीं तो अगली बार छत गिरेगी। उस रात नयना ने आरुष से पूछा, डर लगा? वह बोला, हां, पर इससे बड़ा डर है कि बच्चे कल फिर बाहर हों और मैं चुप रह जाऊं। नयना ने एक कठिन प्रस्ताव रखा, कानूनी अभिभावक बनने की प्रक्रिया शुरू कर दें। आरुष चौंका, मतलब 18 तक की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णयों की जिम्मेदारी मेरे नाम। कोई भी तुम्हें जबरन काम पर नहीं लगा सकेगा, पर एक शर्त, हम इस रिश्ते को किसी और नाम से नहीं बुलाएंगे, न समाज के न सड़कों के। बस एक कागज जो कहे, तुम्हारा अधिकार पहले। आरुष चुप रहा, फिर बोला, अगर एक दिन मैं खुद खड़ा हो जाऊं, क्या आप दूर चली जाएंगी? नयना के गले में वह पुरानी गांठ फिर कस गई। जब चाहो मुझे अलमारी के किसी पुराने दराज जैसा समझ लेना, जरूरत पड़े खोल लेना। प्रक्रिया आसान नहीं थी। जांच पड़ताल, अफवाहें, डीसीपी बच्चे उठा लेती हैं। जैसे अजीब सवाल और विभागीय नोटिस की सीमा रेखाएं स्पष्ट रखी जाएं। नयना ने यूनिफॉर्म की रेखा से ऊपर इंसान की रेखा चुनी। कुछ महीनों बाद कागज पर स्याही जम गई, कानूनी अभिभावक का आदेश। आरुष के पास अब स्कूल आईडी, स्वास्थ्य कार्ड और सबसे बढ़कर निर्णय पर अधिकार था। उधर शंभू दबाव बढ़ाता गया, पर इस बार नैना ने अकेले नहीं, शहर को बुलाया। स्थानीय दुकानदारों ने सीसीटीवी लगाए, मोहल्ला समिति ने रात की गश्त शुरू की और स्टूडियो के बाहर दीवार चित्र बनवा दिया। एक लड़का छत पर सीधा खड़ा है और नीचे लिखा है, डर छोटा लगे ऐसा शहर। 1 साल गुजरा। आरुष ने बोर्ड परीक्षा दी और उसी नोटबुक में पहली बार अपनी तरफ से एक पंक्ति लिखी, जूतों की आवाज से ज्यादा अपने कदमों की खबर सुनना। वह अब बच्चों को न सिर्फ संगीत सिखाता, बल्कि हफ्ते में एक बार भक और सुरक्षा की छोटी क्लास भी लेता। कैसे ना कहना है, कैसे मदद मांगनी है, कैसे दोस्त की ढाल बननी है। स्टूडियो का नाम बदला, रोशनी कमरा। उसी दौरान एक अखबार ने छोटी सी खबर छापी, रोशनी कमरा ने साल भर में 37 बच्चों को स्कूल पहुंचाया और 5 ने जिला स्तरीय संगीत प्रतियोगिता में स्थान बनाया। पुरस्कार वितरण में मंच पर जब आरुष आया तो सामने बैठी भीड़ में शंभू को भी देखा। उसकी आंखें पहली बार नीचे थीं। कार्यक्रम के बाद वह चुपचाप पास आया और फुसफुसाया, सुरों में पेट नहीं भरता, गलत लिखा था। माफ करना। उसके हाथ में एक कपड़ा था, अंदर वही पुराना हारमोनियम ठीक ठाक करवा दिया गया था। ये लौटाने आया हूं, उसने कहा, और अगर काम मिले तो रात की पहरेदारी कर लूं। आरुष ने उसे अंदर बुला लिया। यहाँ कोई दरवाजा बंद नहीं रहता, बस नियम होते हैं। शंभू ने सिर झुका दिया। नैना दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थीं, गर्दन में बुनी हुई गांठ जैसे ढीली पड़ती जा रही थी। 18 की रात, छत पर दीपों से बनी एक पतली सी रेखा टिमटिमा रही थी। शहर के ऊपर आसमान खुला था और नीचे रोशनी कमरा की सीढ़ियों पर छोटे छोटे पावों के निशान। नैना ने एक लिफाफा आगे बढ़ाए, तुम्हारा अपना कमरा, किराए का अनुबंध तुम्हारे नाम पर, ताला और चाबी भी सिर्फ तुम्हारे पास। आरुष ने कांपते हाथों से चाबी ली, फिर बहुत धीरे से कहा, एक वादा कर सकता हूं। नैना ने सिर हिलाया। जब भी किसी बच्चे को रात लंबी लगे, मैं उसकी छत बनूंगा। और अगर कभी मेरी छत पर दरार आए तो आप बस याद दिला देना कि डर छोटा लगता है। नैना ने मुस्कुराकर कहा, दरवाजों की चाबियां बदलती रहें, पर रिश्तों की जिम्मेदारियां नहीं। हवा हल्की हुई। नीचे से बच्चों की हंसी आई, दीदी केक काटो। शहर ने उस रात एक साधारण सा उत्सव देखा, जिसमें कोई पटाखा नहीं, बस कुछ सुर, कुछ रोशनी और बहुत सा सम्मान था।
कुछ महीनों बाद रोशनी कमरा ने अपना पहला सामुदायिक एल्बम जारी किया। छत के उस पार आरुष ने मुख्य ट्रैक में वो पंक्ति फिर से गाई जो उसकी पहली पहचान बनी थी, पर नए शब्दों के साथ। सुरों से पहले रोटी, पर सुरों के बिना हम खुद को भूल जाते हैं। स्टूडियो की दीवार पर अब 3 पंक्तियां थीं। अपना नाम खुद लिखो। मदद मांगना कमजोरी नहीं।